हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में हम अपनी जो ड्यू जैट के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमने ड्यू जैट 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस उठाए हैं। सो ऑल 25 क्वेश्चंस व्हिच केम इन 2018 एग्जाम वुड बी डिस्कस्ड टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग ड्यू जैट 2019 यानी कि लास्ट ईयर की के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हैं, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। सो पहला क्वेश्चन कहता है, इफ द रेशियो ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल एंड एन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:17, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन का, सो अगर सिर्फ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स क्या होते हैं 360 डिग्रीज। और अगर मैं किसी भी इंटरनल एंगल्स का सम मांगू किसी भी पॉलीगन का, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होता है 180 इंटू n-2। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसने एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल की बात करी है, सो उसके लिए मैं डिवाइडेड बाय n कर दूंगा। और इन दोनों का रेशियो 1:17 दे रखा है, सो उनका रेशियो आएगा 360:180 इंटू n-2 इज इक्वल टू 1:17। सो इससे कैंसिल करेंगे, सो n-2 की वैल्यू आपकी आएगी 34 और n की वैल्यू आपकी आएगी 36, यानी कि उस पॉलीगन की 36 साइड्स होंगी और उसका एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का रेशियो 1:17 होगा। सो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन 3, 36 वुड बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द इक्वेशन x² - y² इज इक्वल टू x - y into x plus y where x and y are matrices of order n cross n, which of the following is true? So, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है both x and y are invertible and x and y commute with each other। इन्वर्टिबल का तो मीनिंग पता है सबको, जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। और कम्यूट का मीनिंग जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। कम्यूट जो इसमें बोला गया है, कम्यूट का मीनिंग है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए प्लस ए और बी, उनका अगर मैं सम करूं और दोनों का ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, सो इन दोनों का सम जो आएगा वो उसको मतलब इन दोनों का सम इक्वल होगा b प्लस a के। ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव क्या कहती है, अगर हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर दे, पहले b प्लस ए कर दे या a प्लस बी कर दे, सो हमारा लेकिन अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है, सो वो दोनों मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होते हैं। सो इसने x और y का पूछा है। सो अब इसने दे रखा है कि x और y दोनों का ऑर्डर जो है n क्रॉस n है, यानी कि x प्लस वाई मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू होगा y प्लस एक्स के। सो ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट करेंगे विद ईच अदर, या फिर दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, एडिशन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये वाला पॉइंट तो वैलिड है, एक्स एंड वाई कम्यूट विद ईच अदर। लेकिन जो ये वाला पार्ट है एक्स एंड वाई इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल के लिए मुझे चाहिए कि इनका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा यानी कि ये नॉन इन्वर्टिबल है, लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रखी है कि मैं इस कंक्लूजन पे आ सकूं कि ये मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। सो मैं इन्वर्टिबल का जिस ऑप्शन में भी इन्वर्टिबल के बारे में बात हो रखी होगी वो ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। सो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। 2 पर जाएंगे, एक्स एंड वाई कम्यूट विद ईच अदर, बिल्कुल सही है। हमारी डिस्कशन के अकॉर्डिंग अभी तक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। 3 जाएंगे, इन्वर्टिबल, एक्स एंड वाई इन्वर्टिबल, दोबारा हमारी डिस्कशन अकॉर्डिंग ही फॉलो नहीं कर रहा है। और नन ऑफ दीज, और 2 में देखेंगे तो सेकंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर, विच इज एक्स एंड वाई कम्यूट विद ईच अदर। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आप मुझे कमेंट से बताइएगा। वो ये है कि क्या जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होती है, क्या वो कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती है? ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जस्ट एक रिवीजन काइंड ऑफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर लोग उसको कम्यूट पढ़ लेते थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन b माइनस दिस, पूरा एक्सप्रेशन है और ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपका सिंगल नंबर आ रहे हैं a4 a0 2a। तो इसका मीनिंग है कि काफी सारी कैंसिलेशन होने ही वाली है। तो सबसे इजी तरीका है, अगर मुझे इसको सॉल्व करने, सबसे पहले देखो अंदर वाला ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट हमको दिख रहा है ये वाला, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये जो अंदर का इसका ब्रैकेट है ये वाला b माइनस ए प्लस बी, इसमें माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी आ रहा है,
यानी कि ये पॉजिटिव बनेगा जब भी हम इसको बाहर निकालेंगे, और b माइनस बी तो कैंसिल होने ही वाला है, और माइनस ए प्लस बी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 बार माइनस आ रखा है। सो ये तो माइनस ए प्लस बी एज इट इज हमारा बाहर आने ही वाला है, ठीक है। और ये दोनों साइंस हमने इग्नोर कर दिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस दे देगा, और प्लस 2a यहाँ पे आ रखा है हमारा। उसके अलावा ये b माइनस ए प्लस बी है, सो ये वाला b इस वाले b से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा यहाँ पे बचेगा माइनस है। अब माइनस ए माइनस 2a बनेगा, और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो अभी तक इस पूरे ब्रैकेट का हमने जो पूरा निकाला है, वो निकाला है कि इसका पूरा कंक्लूजन b आएगा, और बाहर आपको b दे रखा है, सो b माइनस बी आपका b माइनस बी आ गया 0। सो पूरा आपको मैट्रिक्स आ गया कि वैल्यू, पूरे आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 0। अगेन इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मतलब मैंने बस आपको बताया था कि टाइम कैसे सेव करना है। ये वाला क्वेश्चन विद इन आप मान लीजिए 20 सेकंड्स या 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two ships are anchored in the sea on opposite sides of lighthouse. The angle of elevation of the top of a lighthouse observed from the two ships is 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 100 मीटर high, the distance between two ships is. तो सबसे पहले लाइट हाउस के दोनों अपोजिट साइड्स पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। ये लेंथ जो है इसको लाइट हाउस मान लेते हैं, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपकी लाइट हाउस की हो गई। और उसके बाद मुझे दे रखा है जो दो एंगल बन रहे, एक 30° और एक बन रहा है आपका 45°। सो आपको जो शॉर्टकट पता होना चाहिए, जब भी आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल्स आए, जब भी आपको अपोजिट साइड में 30° 45° दे रखा हो, सो हमेशा आपको ये रेशियो पता होना चाहिए कि अगर ये 30° है और ये 45°, तो मैं साइड्स का रेशियो आपको बता रहा हूँ, ये वाली साइड 1 होगी, ये वाली साइड 1 होगी, ये वाली साइड √2 होगी। और अगर 30 के अपोजिट 1 है, सो ये एंगल आपका 60° होगा क्योंकि ये 90 है। सो 30 के अपोजिट 1 है, 60 के अपोजिट √3 होगा, और इसके अपोजिट यहाँ पे 2 होगा। सो ये सारी साइड्स होंगी 2 √2 √3 √1 और 1। सो अभी इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, यानी कि हमें 1 की वैल्यू जो है वो 100 मीटर्स दे रखी है, 1 की वैल्यू 100 मीटर्स है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी ये वाली वैल्यू या फिर पूरी ये वाली वैल्यू आपसे पूछी। सो आपसे √3 + 1 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू जब 100 मीटर्स है, सो √3 + 1 की वैल्यू कितनी होगी, इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 × 100, सिंपल। अब ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन सारे इसने कन्वर्ट करके दे रखे हैं। सो √3 की वैल्यू आपको पता 1.73 होती है, सो 1.73 + 1 करेंगे 2.73 आएगा। सो 2.73 × 100 करेंगे, सो 273 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ इजीली यू कैन डू द क्वेश्चन। आपको अगर फिगर्स के रेशियो पता है, सो आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा tan 30 इतना होता है, tan 60 होता है, या sin 30 sin 60 इतना होता है। अगर ये रेशियोज आपको याद हो या पता हो तो क्विकली क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 18 says in a circle with radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 72° at the center, the length of the arc is। ठीक है, सो सर्कल जो है आपका, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है, रेडियस 20 एंड आर्क सबटेंस, ये वाली हम ले लेते हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ डार्क से। ये वाली आर्क जो है हमारी ए बी आर्क ले लेते हैं। ये ए बी आर्क जो है यहाँ पे 72° हमारा सबटेंड कर रही है सेंटर पे। सो लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, ये 21 है रेडियस, ये भी 21। सो आपको लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, θ/360 × 2πr इज इक्वल टू आपकी लेंथ ऑफ आर्क होता है ना। सो हमें थीटा दे रखा है, थीटा कितना 72°, तो 72/360 × 2, पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूँ, और आर की वैल्यू 21 दे रखी है हमें क्वेश्चन में। सो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से करेंगे 7 3 21, फिर ये आपका 2 3 6 होता है, 60 आ गया ये, फिर 72 और 60 12 से के टेबल में जाते हैं, 6 और 5। सो आंसर आएगा आपका 22 × 6/5। सो 22 × 6/5 है,
सो उसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 1 प्लस 1/5, यानी कि 22 प्लस 22/5। अब ये तो 22 हो गया, 22/5। किसी भी चीज को अपॉन 5 करना हो तो आप कैसे करते हैं, उसको इंटू 2/2 कर देते हैं। सो 44/10 बन जाएगा प्लस 4.4 विच इज 26.4 मीटर्स या सेंटीमीटर्स, जो भी दे रखा है। तो सेंटीमीटर होगा ऑप्शन 1, 26.4 सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स and a square minus a plus identity matrix is equal to 0, then the inverse of a is, a inverse हमसे पूछा है और इक्वेशन हमें दे रखी है a square minus a plus I is equal to 0। ऐसे क्वेश्चन आपने शायद एनसीईआरटी में भी कर रखे होंगे। अगर हमें a इनवर्स निकालना होता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय a इनवर्स। ठीक है, ये इनका टिपिकल तरीका होता है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर a इनवर्स माइनस a डॉट a इनवर्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a इनवर्स इक्वल टू आपका नल, इसको जीरो या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इनटू a इनवर्स। सो इसको हम करेंगे। सो सबसे पहले जब हम इसका ब्रेक करेंगे, सो ये a स्क्वायर और a इनवर्स, इसमें हम a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं इंटू a इनवर्स माइनस, अब ये a इंटू ए इनवर्स, ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, माइनस आई लिख दो। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स करेंगे, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू तो मतलब आपको वो 1 ही दे देगा। सो ये ए इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0 या फिर नल मैट्रिक्स। सो ये वाला पॉइंट जो है आपको ए इंटू ए इनवर्स, ये आपको अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। सो ये निकल के आएगा ए आई माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, या फिर ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28, द लेंथ्स ऑफ थ्री परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल on the three sides are 16, 25 and 28, the area of the triangle will be। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले के बाद उसका बता दूं मैं डेरिवेशन कैसी है। अगर डेरिवेशन नहीं देखना चाहते तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको इसमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में लगता है जब आपको किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप करे जाते हैं साइड्स पे। सो उसका फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, यहाँ पे एक चीज और लिख दी, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होता है। सो इस क्वेश्चन में जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, सो हमें लेंथ दे रखी 16, 25, 28। सो उनका सम करेंगे 16 प्लस 25 प्लस 28 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, √3/2a। सो इसका सम करेंगे 25 और 16 आपका कितना होता है 41 और 28 होता है आपका 69। तो 69 इज इक्वल टू √3/2a और a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 138/√3। सो a की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया क्या होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल का, √3/4 a स्क्वायर। सो √3/4 a स्क्वायर इसमें पुट करेंगे, सो आएगा √3/4। अब a स्क्वायर हमें के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, सो ये बनेगा 138 इंटू 138 और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा। ये आ गया आंसर। अब इसको कैंसिल करते हैं, सो इससे जाएगा ये 2 से जाएगा 2 और 69। सिमिलरली ये इससे कैंसिल होगा 69 और ये आपको कैंसिल होगा 23। सो 23 इंटू 69 इंटू √3। सो 23 इंटू 69 को मैं 23 इंटू 23 इंटू 3√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 69 23 इंटू 3 होता है। अब 23 का स्क्वायर मुझे पता है 529 होता है, तो 529 इंटू 3√3
या फिर 529 to 3 करेंगे तो 15 और 87 1587 √3। सो ये आ गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे यूनिट है। 1587 √3 हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। सो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को विद फॉर्मूला कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने भी ये फॉर्मूला याद नहीं करा हुआ, तो ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आता कभी कभार टाइम पे, तो मैं फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, या फिर बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो सकता है। देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं डायग्राम आपके सामने दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अब क्वेश्चन की डिस्कशन तो हो गई है, मैं आपको ऐसी कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इसकी ए होगी, और उसके अलावा हमें दे रखा है कि इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट है इनसाइड, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ले लिया। सो इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तीनों साइड्स पे, परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉप करा, तो उसमें से एक की साइड हम x1 मान लेते हैं, एक की साइड x2 मान लेते हैं, और एक की साइड x3 मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x1 x2 x3 क्या दे रखा है, 16 25 और 28। सो अगर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ विद बेसिक अप्रोच, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, फॉर्मूला भी नहीं याद है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सबको ज्वाइन कर दूंगा इन सारे वर्टिसेस से। ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन जब करूंगा मैं, तो आपको कुछ दिखेगा। इसको मार्किंग कर देते हैं ए बी सी, और इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं ओ। अब आप ट्राइंगल देखेंगे ओ बी ए, ट्राइंगल ओ बी ए प्लस ट्राइंगल ओ ए सी प्लस ट्राइंगल ओ बी सी, इन तीनों के एरिया का जो सम है, इन तीनों के एरिया का सम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल है। सो इन तीनों के ट्राइंगल का एरिया का जब मैं एरिया का सम करूंगा तो वो पूरे के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल को देखूं, सो ट्राइंगल ओबीए का सम एरिया क्या है, हाफ इंटू x2 जो कि उसकी हाइट है, इंटू बेस जो कि a है। सिमिलरली ट्राइंगल ओएसी के लिए देखूं तो हाफ इंटू x1 उसकी हाइट इंटू a उसका बेस, प्लस सिमिलरली हाफ इंटू x3 इंटू a इज इक्वल टू आपका होगा पूरे ट्राइंगल का एरिया, जो कि होता है आपको पता है √3/4a²। सो इस वाले ट्राइंगल में आपको दिख रहा है क्या क्या कॉमन आ रहा है, a/2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी a/2 कॉमन आएगा, इसमें से भी और इसमें से भी। सो a/2 कॉमन ले लेते हैं, a/2 हम कॉमन लेंगे, सो अंदर क्या आएगा आपके सामने, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू √3/4, एक मिनट, इज इक्वल टू √3/4a²। सो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा आपका 2 से ये 2 कैंसिल, 4 होके 2 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली निकल कर के आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ रहा है आपका, √3/2a के, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यही फॉर्मूला लेंथ, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। सो सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट क्या है आपकी, √3/2 है। तो वही फॉर्मूला है, उसको मैंने आपको डिराइव करके भी दिखा दिया। एक और तरीका जिससे आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, वो तरीका आपको बताता हूँ। उस वाले तरीके में हम क्या करते हैं, हम ये जो पॉइंट है, ये जैसे मान लीजिए हमने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमने मान लीजिए वो पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। वो पॉइंट जो हमें इनसाइड लेना है ट्रायंगल के, मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। मान लेते मैंने उस पॉइंट को ट्रायंगल पे ले लिया, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने उस ट्रायंगल को ले लिया। अब मेरे को चाहिए, अब क्वेश्चन पढ़ो, लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द 3 साइड्स, ठीक है। मतलब अगर मैं अब इस वाले पॉइंट से ए बी सी ट्रायंगल को पहले मार्क कर देते हैं। अगर मुझे ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ले लिया, ट्रायंगल के ऊपर ही ले लिया, इस चीज को इनसाइड या फिर ऑन ट्रायंगल भी ले सकते हैं। अगर हम मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, सो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए बी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए बी क्या होगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट तो ए बी पे ही लाई कर रहा है। सो अगर मैं पहले डिस्टेंस की बात करूं तो वो 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए सी की बात करूं
तो वो 0 होगा क्योंकि AC पे लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं BC पे बात करूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम BC, सो BC पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, सो BC की लेंथ क्या आ जाएगी, 3√3/2 है। यानी कि इस पर्टिकुलर चीज में भी आपका ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। मैंने क्या करा, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0 + 0 + √3/2 है। सो ये किसके इक्वल आ गई, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो तो कैसे भी आप डिराइव कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया था, उसके बाद उसकी प्रॉपर डेरिवेशन बताई आपको, उसके बाद आपको एक छोटा सा हैक टाइप भी बताया कि मतलब ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, सो एक आपको सरफेस पे या उसकी पेरीमीटर पे पॉइंट ले लो, उससे भी आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, इससे जो भी हमने चीजें सीखी वो चीजें आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Next question says, find the slope of the tangent to the curve in the xy plane given by x is equal to t square, ये t square है plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at t is equal to 2। अब slope of the tangent to the curve पूछ रहा है हमसे xy plane में, यानी कि ये मुझसे dy by dx पूछना चाह रहा है। अब मैं अगर मैं देखूंगा, सो x मेरा कैसा फंक्शन है, x मेरा एफ ऑफ टी टाइप में है, मतलब उसमें वेरिएबल मेरा टी है। सिमिलरली जो मेरा y है वो भी मेरा एफ ऑफ टी के टाइप में है क्योंकि t इसमें वेरिएबल है। सो अगर मुझे dy बाय dx निकालना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx बाय dt, इसमें कोई इशू नहीं है, dy बाय dx निकल कर आएगा मेरा। अब मैं इनको डेरिवेट करूंगा, यानी कि मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ पहले इसका, पहले सॉरी y का करेंगे, तो y ये है हमारा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 अपॉन हम डेरिवेटिव करेंगे इसका टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। सो उनका डेरिवेटिव हम करेंगे, सो ये आपका 2t का स्क्वायर बनेगा 4t डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव आपका बनेगा 2 और आपका -5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को देखें तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t बनेगा और 3t का बनेगा +3 और -8 का 0। सो ये मेरा आ गया dy बाय dx। अब इसमें मुझे दे रखा है एट t इज इक्वल टू 2। सो ये dy बाय dx अगर मुझे t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, सो इसकी वैल्यू मैं t की जगह 2 पुट कर दूंगा। सो ये आंसर आ जाएगा 2 × 2 + 3 प्लस 3 से आ गया आपका 8 - 2 6 अपॉन 4 + 3 7। 6/7 is the correct answer, which is option number 2. So let's move on to the next question. A and B can together complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete that work? So guys, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अगर A, आपको क्या कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको पता है 1/a + 1/b जो है वो 1/4 हो रहा है टोटल। आपको किसका दे रखा है, A का 12 दे रखा है, यानी 1/b क्या हो जाएगा आपका 1/4 - 1/12। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो ये आप करेंगे इसको सॉल्व, ये कितना बनेगा 3 - 1 2/12 इक्वल टू 1/6, यानी b की वैल्यू 6 आ गई। सो b आपका लेगा 6 डेज। ये मैंने फ्रैक्शन वाले तरीके से करा था, तो आप इसको एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कशन ज्यादा कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the value of x from the equation 6 raised to the power x square plus 3x is equal to 1 plus 1 upon 36। 6 की पावर x square है ये प्लस 3x इज इक्वल टू 1/36। अब 1/36 होता है हमारा 1/6 की पावर स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर -2। सो अगर अब इन दोनों को हम देखें, एक इस वाली फिगर को और एक इस वाली फिगर को, सो इसमें हमें पता है क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हेन बेसेस आर सेम then exponents are equated, so अब हमारा बेस सेम है 6 है दोनों में, सो हम x स्क्वायर प्लस 3x को -2 के इक्वल पुट कर देंगे, या फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये साफ साफ दिख रहा है इस कैसे ब्रेक होगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
या फिर x+2 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। सो दो x की आपकी दो वैल्यूज कौन सी आ रही है आपकी, x की दो वैल्यूज आ रही है कि x या तो इज इक्वल -2 होगा और x या तो आपका -1 होगा। दो वैल्यूज आ रही है आपकी -2 और -1, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। ठीक है, -1 एंड -2 इजी क्वेश्चन है, अभी तक हमने कोई भी सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एनकाउंटर नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 44, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 130 पर्सन इज गिवन एज, आपको दे रखे 0 to 30 एज में इतने लोग हैं, 50 to 60 में इतने, 60 to 100 में इतने। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द ओल्डेस्ट 20% ऑफ द पर्सन्स। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर रहा था आपकी पीडीएफ से, जो आपकी ओरिजिनल पीडीएफ है क्वेश्चंस वाली, तो उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, तो क्वेश्चन मेरे को लगा कि शायद क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ओल्डेस्ट 20% ऑफ द पर्सन दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि जो आपके पर्सन है उनकी एज डिस्टिंक्ट है या सेम एज है, हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। और आंसर्स में थोड़ा मतलब आंसर्स को अगर देखें तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी करी, और ऑप्शंस के थ्रू अगर हम आंसर से पहुंचना चाहे तो मैंने देखा कि हमें डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे नंबर्स, मतलब सबकी डिस्टिंक्ट एजेस होंगी, और हमें देखना पड़ेगा कि सारी एजेस जो है वो एपी में होंगी, यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा सारी एजेस में। सो क्वेश्चन का अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है सो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, ठीक है, कि इसका क्या बेटर अप्रोच हो सकती है, या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बेस्ट है, तो वो भी बता सकते हैं आप, एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस 44 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सो मैंने जो जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा वो मैं बता देता हूँ। अब टोटल हमें दे रखा है 130% है। अब इसमें दे रखा है मिनिमम एज ऑफ द ओल्डेस्ट 20% ऑफ द पर्सन। अब 130 का 20% क्या होता है, 130 का 20% हम करेंगे तो वो निकल कर आएगा 26। यानी कि अगर मैं सबको रैंक वाइज खड़ा कर दूं 1 से लेकर ऐसी 130 तक मैं सबको खड़ा कर दूं, सो मेरे पास जो यहाँ पे 26 बंदा है, मतलब वो जो कि निकलेगा 106 के 104 के बाद जो 105th बंदा होगा, सो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सबको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करा है। सो अब मेरे पास जो एज निकल कर आएगी वो कौन से स्लॉट में से निकल कर आएगी, जो सबसे ज्यादा एजेड है वो 60 to 100 में से ही आएंगे। सो आंसर इसी रेंज में से आएगा। अब इस रेंज में टोटल 50% है मेरे पास, 60 to 100 वाली रेंज में 50% है मेरे पास, और उसके अलावा इसने मुझे क्या दे रखा है, 50% है, लेकिन जो एज का डिफरेंस है वो 60 to 100 है, यानी कि ये जो मुझे 40 एज डिफरेंस है, जो डिफरेंस ऑफ आपका क्लास साइज, आपका डिफरेंस ऑफ या फिर डिफरेंस छोड़िए, आपका क्लास साइज जो इसमें है वो 40 का है आपका इस वाले इंटरवल में 60 to 100 में। और अगर मैं सबको अजम्पशन जो मैं लेके चल रहा हूँ वो ये है कि सारी एजेस मेरी एपी में, और जो मेरी सबसे जो छोटी एज वाला जो मेरा पर्सन है उसकी एज होगी 50, उसके बाद होगी उसकी दूसरे वाले की एज होगी 50+x, सॉरी सिर्फ 50 नहीं, मैं गलत बोल दिया, 50 तो उनके नंबर ऑफ पर्सन है। सबसे पहला वाला एज होगी 60, क्योंकि 60 to 100 की रेंज है। उसके बाद अगले पर्सन की रेंज होगी 60+x, उसके बाद अगले पर्सन की रेंज होगी 60+2x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये जाएगा आपका 100 तक, 100 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी हम ऐसी इंटरवल्स की बात करते हैं सो हम एक ही या तो अपर क्लास साइज को, अपर लिमिट को लेते हैं, लोअर लिमिट को लेते हैं। सो 60 से लेकर हमें 100 तक जाना है। अब ये जो 50% है, लेकिन एज गैप जो है मेरा 40 का है, सो मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 40/50, यानी कि जो हर मेरे पास कॉमन डिफरेंस आएगा वो 0.8 का आएगा। तो जो पहला बंदा होगा वो 60 एज का होगा, उसके बाद दूसरा बंदा 60.8 का होगा, अगला बंदा 61.6 का होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसे मेरे को चलना है। अब मुझे जो क्वेश्चन सोचने वाला है आपके पास वो ये है, इसको मैं रब करके दोबारा बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास ये 50 पीपल है, ये लास्ट के 50 पीपल है, अब इसमें से मुझे 26 पीपल चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 26 130 का 20% हम बात कर रहे हैं, सो मुझे 26% चाहिए लास्ट में से। आई वॉन्ट 26% फ्रॉम लास्ट, लेकिन ये हमें 50 पीपल का ग्रुप है ये, सो या तो मैं 26% फ्रॉम लास्ट ढूंढ लूं, या फिर मैं 25% फ्रॉम बिगनिंग देख लेता हूँ, एक ही क्या बात है।
रैंकिंग का अगर आपको ऑर्डर पता है, सो अगर मैं 26% फ्रॉम लास्ट ढूंढूं या फिर 25% फ्रॉम बिगनिंग देखूं, मेरे पास एक ही बंदा निकल कर आएगा। सो मुझे इस एपी में देखना है जो 60, 60.8, 61.6 चल रहा है, इसमें A25 क्या होगा, मतलब 25% बिगनिंग से क्या होगा। वो जो मेरा बंदा होगा वो मेरा 20% वाली ग्रुप का सबसे लास्ट बंदा होगा, यानी कि वो मिनिमम एज वाली मुझे जो चीज रिक्वायर्ड है वो दे देगा मुझे। सो A25 होता है आपका A प्लस 24D, जिसमें A आपका है 60 इंटू प्लस 24 और D आपका मैंने अभी आपको निकलवाया था 0.8। सो ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 24 इंटू 0.8, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आएगा आपका 60 प्लस 24 इंटू 8 आपका 192 होता है। सो ये आपका आ जाएगा 19.2 which is 79.2. So 60 plus 19.2 आपको होता है 79.2, which would be your answer option 4. So इस क्वेश्चन में मेरे को जो assumptions लेनी पड़ी उसके बाद ये आंसर निकला है। So I would suggest कि आप एक बार कमेंट से बताइएगा कि इसकी कोई और बेटर अप्रोच है या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो भी आप बताइएगा। ठीक है, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या करा, 130% दे रखे थे, क्वेश्चन ने बोला 20% पर्सन्स ओल्डेस्ट वाले बताओ। सो 130 का 20% होता है 26, यानी कि आई वांट लास्ट 26% या फिर 26% फ्रॉम लास्ट मुझे चाहिए, उसकी एज कितनी होगी वो मुझे पता करनी है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, ये लास्ट जो ग्रुप होगा 60 टू 100 वाला, ये 50 पीपल होंगे इस पूरे ग्रुप में टोटल। सो 50 पीपल होंगे और मुझे 26% फ्रॉम लास्ट चाहिए। सो या तो 26% फ्रॉम लास्ट निकाल लेता हूँ या फिर 25% फ्रॉम बिगनिंग निकाल लेता हूँ, एक ही बात है। सो मैंने 25% फ्रॉम बिगनिंग निकाला। अब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो मेरे पास 50 बंदे हैं, उसमें से पहले बंदे की 60 होगी, अगले की 60.8 होगी, फिर 61.6 और so on and so forth। सो मैं 25% की एज निकालूंगा तो वो 79.2 आ जाएगी। अब ये 0.8 कहाँ से आया, 0.8 आया जब मेरे को 50 बंदे दे रखे हैं, लेकिन मुझे डिवीजन जो एज ग्रुप का वो 40 का ही है, मतलब मुझे 40 जो पूरी एज डिफरेंस है 60 से 100 का, ये 50 लोगों में डिवाइड करनी है। सो हर बंदे कितने कॉमन डिफरेंस पे आएगा, 0.8। सो 60, 60.8, 61.6 ऐसे ऐसे डिफरेंस आएगा। सो ये करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और हम 25% या 26% फ्रॉम लास्ट निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन आई थिंक शायद इसमें कुछ करेक्शन होनी बाकी रह गई थी। सो ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट ही होगा, आप बताइएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन -1 to 1 की लिमिट है x क्यूब इंटू x4 प्लस 1 की आपका क्यूब dx इक्वल्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 को जब हम डेरिवेट करते हैं तो x क्यूब निकल कर आता है। सो x मतलब 3x को 4x क्यूब आता है, सॉरी 4x क्यूब आता है जब हम x4 प्लस 1 को डेरिवेट करते हैं। सो बेस्ट क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे पुट x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, उससे हमारी चीज आसान हो जाएगी। सो उससे निकल कर क्या आएगा, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, जब दोनों तरफ हम डेरिवेट करेंगे। सो ये तो, और हमें क्वेश्चन में x क्यूब और dx दे रखा है। सो x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, dt बाय 4। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी गाइज, क्योंकि हमने t को कुछ माना है, x की पावर 4 प्लस 1 t को माना है, तो हमारी लिमिट्स जो है हमारी x के अकॉर्डिंग दे रखी है, अब हमें लिमिट्स t के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सो t x की वैल्यूज है -1 और 1। सो लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में जब मैं x को -1 पुट करूंगा तो पहली लिमिट आएगी -4 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरा आएगा 2। सिमिलरली जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो लिमिट आएगी 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो अल्टीमेट जो निकल कर आएगा वो आएगा 2 टू द पावर 2, और अंदर आपका आ जाएगा x क्यूब dx को हमने ले रखा है dt, और 1/4 हमारा बाहर है, और हमारा बचा क्या है उसके अलावा x4 प्लस 1। सो ये t डॉट dt बन जाएगा। अब आप देखिए कि अगर लिमिट्स हमारी सेम है, कोई भी आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपकी लिमिट्स a टू a होती है सो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 0 होती है। सो उसको हमें सॉल्व भी नहीं करना, इसकी वैल्यू एज इट इज 0 होगी, क्योंकि आपकी दोनों लिमिट्स जो है जो आपको पुट करनी है इंटीग्रेशन में वो आपकी 0, वो आपको फॉर्मूला उसका 0 होता है।
सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका, कुछ भी नहीं करना था, जैसे आप अज्यूम करेंगे और अब लिमिट्स चेंज करेंगे आपको यहीं पर क्वेश्चन रोक देना। इसके बाद ये सब चीजें भी आपको करने की इतनी जरूरत नहीं, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला पार्ट तक आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये बस पार्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया आपको। क्वेश्चन आपको आइडियली यहीं तक करके रुक जाना चाहिए और 0 आंसर मार्क कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शंस f and g are defined as f is equal to 2, 4, 6, 10, 8, 2 and g is equal to this, then f of g and g of f will be। So ये आपका कौन से टाइप का क्वेश्चन है? ये आपका कंपोजिट फंक्शंस की वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस की वैरायटी का क्वेश्चन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जब निकालना है तो मैं सब कुछ मैं आपको एफ ऑफ जी बता देता हूँ, आप जी ऑफ एफ आप अपने आप करिए, आप इसको होमवर्क मान लीजिए, अपने आप ट्राई करिएगा। एफ ऑफ जी का मैं आपको पूरा लॉजिक बता देता हूँ कि कौन सी वैल्यूज आएंगी, जी ऑफ एफ आप खुद करिएगा। ठीक है, फॉग में बता रहा हूँ, गॉफ आप अपने आप करिए। सो देख लेते हैं। अब मैं एफ ऑफ जी लिखता हूँ सबसे पहले, इसका डोमेन लिखते हैं सबसे पहले और इसकी रेंज लिखते हैं, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें ऑप्शंस भी तो इसी टाइप में दे रखे हैं कि एफ ऑफ जी में ये 10 डालेंगे 4 आएगा, 4 डालेंगे 10 आएगा। सो मैं डोमेन रेंज ही लिख रहा हूँ इसकी। ठीक है, देख लेते हैं। अब एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स, है ना, ये बात तो सबको पता है। यानी कि मैं एफ ऑफ जी एक्स में इसका जी एक्स का डोमेन क्या क्या हो सकता है? जी एक्स का डोमेन हो सकता है जो जो मेरे जी का डोमेन है वही मेरा एफ ऑफ जी का डोमेन होगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स की जगह में वो वैल्यू डाल सकते हो जो मुझे अवेलेबल है। तो जी का डोमेन क्या है? 4 है, 10 है और 2 है। सो एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन मेरे पास आ गया 4, 10 और 2। यही वैल्यूज होंगी एफ ऑफ जी के डोमेन की, 4, 10, 2। इसके अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते। अब देखते हैं, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स में एक्स की जगह 4 डालूंगा, सो मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 4। सो वो क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ 4 अगर मैं देखूंगा तो एफ जी 4 क्या है? 6 है, यानी कि ये मुझसे पूछ रहा है एफ ऑफ 6। अब एफ ऑफ 6 में जाऊंगा, एफ ऑफ 6 क्या है? एफ ऑफ 6 मेरा 10 है। सो एफ ऑफ 6 10 आ गया, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ 4 का आउटपुट आएगा 10, तो उसकी रेंज आ गई 10। सिमिलरली अगर मैं अब इस पे एफ ऑफ जी एक्स में एक्स की जगह 10 पुट करूंगा, तो मुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 10। अब जी ऑफ 10 क्या है? जी ऑफ 10 में जाएंगे तो 10 में वैल्यू आ रही है आपकी 2, सो यानी कि ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 के लिए अब एफ एक्स पे जाएंगे, एफ एक्स पे जाएंगे सो 2 की वैल्यू निकल करके आ रही है 4, यानी कि एफ ऑफ 2 4 है। यानी कि जब हम एफ ऑफ जी फंक्शन में 10 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा 4। सिमिलरली अब अगर मैं 2 डाल दूं जो कि लास्ट पार्ट है, 2 अगर मैं पुट करता हूं एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 में जी 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू 6 है, सो हमें निकालना है एफ ऑफ 6। सो एफ ऑफ 6 पे जाएंगे, सो एफ ऑफ 6 क्या है हमारा? एफ ऑफ 6 हमारा अगेन 10 है, सो ये भी हमें आउटपुट देगा 10। सो हमारे जो निकल कर आए हैं एफ ऑफ जी एक्स के फंक्शन निकल कर आ रहे हैं कि 4, 10, 10, 4, 2, 10, 4, 10, 10, 4 और 2, 10। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 नहीं है, 2, 4, 10, 2, 10, 4, सो ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर। ठीक है गाइस, सो इसी तरीके से आप जी ऑफ एफ में निकाल सकते हैं। अब लेकिन ऑप्शन 3 देखेंगे तो 1 और 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 ही बचेगा। दे डू नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि जब हमने एफ ऑफ जी निकाल लिया है सो जी ऑफ एफ भी निकल ही जाएगा। तो ऑप्शन 2 को आप यहाँ तक मार्क कर सकते हैं इतनी नॉलेज के बेस पे भी, और आगे बढ़ सकते हैं। अगर टाइम है तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 एंड विद, ये आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। सो अगर हम देखें क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा, अगर हमें जनरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरह करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा है और एक्स की पावर 6 और एक्स क्यूब ये इसकी पावर्स हैं। सो हमें साफ दिख रहा है कि हमें क्या पुट करना है। हम पुट करेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब इसको हम डेरिवेट ये नहीं करेंगे 3x² dx इज इक्वल टू dt कर देंगे, उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि डी हमें dx दे ही नहीं रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो हम इसको एज इट इज क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? x की पावर 6 जो है वो बन जाएगा t²
सिमिलरली जो एक्स क्यूब है वो तो टी हमने माना ही है, +1 रहेगा, और ये जो पूरा है ये रिस्पेक्ट होगा डी टी। बस अब इसको कर देते हैं, सो इसको करेंगे इंटीग्रेट, सो ये बनेगा t³/3 प्लस t²/2 प्लस टी प्लस सी। कॉन्स्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। सो ये आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t को हमने x³ माना था, सो t की जगह x³ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x⁻⁹ प्लस ये बन जाएगा x⁻�6/2 प्लस t की जगह x³ प्लस c। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? x⁻⁹ ऑप्शन 2 लग रहा है, x⁻�6/2 प्लस x³ प्लस c। हाँ, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। सो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये आपको ये आइडियली ये क्वेश्चन भी एक तरीके से गलत ही होना चाहिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट के कैसी होती है आपकी, डिटर्मिनेंट में आपकी मॉडुलस में टाइप होती है, आपकी स्ट्रेट लाइंस होती है, ये आपके ब्रैकेट्स नहीं होते। सो अब देख लेते हैं, अगर इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सो इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर कोई भी एक कॉलम या फिर रो किन्हीं दो एलिमेंट्स का सम है, सो हम उस को ब्रेक कर सकते हैं। सो इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी। सो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज रहेंगे। अब कॉलम 3 को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स बढ़ा दूंगा, तो ये बनेगा एक्स वाई जेड प्लस आपका दोबारा कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रहेंगे, ए बी सी, और अब ये वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स ए बी सी इनको लिख देंगे। बस अब आपको क्या पता, अब तो पता ही चल गया होगा। अब C1 = C3 है, इस वाले में देखें तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। सो ये 0 हो गया। सिमिलरली ये वाले में भी C2 और C3 आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 इक्वल है, सो ये भी 0 हो गया। सो 0 + 0 = 0। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question says the maximum value of f of x is equal to sin x plus √3 cos x occurs when x equals. So maximum value पूछिए आपसे। So maximum value के लिए क्या होता है, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम के बाद हम उसको f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। सो उसका f डैश x निकालेंगे, सो f डैश x इसका निकलेगा sin x का हो जाएगा cos x, और √3 cos x का बन जाएगा -√3 sin x इज इक्वल टू 0। सो आपका sin x बाय cos x आपका आ जाएगा 1/√3, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका tan x है वो 1/√3 आ जाएगा। tan कौन सी वैल्यू पे √3 देता है आपका? tan 30 डिग्रीज पे। सो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। सो ऑप्शन में आपको सारे रेडियंस में दे रखे हैं, सो 30/180 कर देंगे तो π/6 आ जाएगा आंसर। सो π/6 अगर वैल्यू देखेंगे, सो ऑप्शन 3 π/6 वुड बी द राइट आंसर, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन sin x प्लस √3 cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लिमिट्स लिमिट x टेंड टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² होल की पावर 1/x²। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। ये भी आपका टिपिकल क्वेश्चन है। अगर अब मैं क्या करूंगा, 1/x² जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग इसको डिवाइड कर दूंगा। सो ये बनेगा 1 + 5x² की पावर 1/x², और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 + 3x² की पावर 1/x²। इसमें कोई मैंने कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं करी क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा मतलब पावर को ऊपर नीचे कर दिया अलग अलग। बस इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो होती है अगर x टेंड्स टू 0 और आपको यहाँ पे दे रखा है कि 1 + x की पावर 1/x, वो किसके इक्वल होती है? e के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फंक्शन 1 जिसकी पावर 1 होती है वो e के इक्वल होती है, बस उसी का यूज करना है। अब हम इसको 5x² को हमें डिनोमिनेटर में ये जो x² है इसको भी 5x² बनाना है, सो उसको यहाँ पे ले लेते हैं। अगर अब मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग लिमिट्स यूज कर लेता हूँ, सो ये बनेगा 1 + 5x², और ये 5/5x² लिख सकते हैं ना, जो ये 1/x² था इसको मैं 5/5x² लिख सकता हूँ। सिमिलरली
डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 3x², ये अगेन जो 1/x² है इसको मैं 3/3x² लिख सकता हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इसको और इसको इक्वल करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में लाना है। सो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। सो ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, 1 + 5x² अपॉन 1 + 5x²। सो ये पूरा लिमिट्स के बाहर आ जाएगा e⁵ ये पूरा जो पार्ट है मेरा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पावर बचेगी 5 की। डिनोमिनेटर में भी ये पार्ट पूरा आपका ओवर हो जाएगा और नीचे बचेगा e⁵, यानी कि e⁵ माइनस 3 विच इज इक्वल टू e²। एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर 3, e² हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो लिमिट्स की। ठीक है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, सो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के। ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। अगर जैसे अगर आपको नॉर्मल तो ये पता होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इनवर्स की कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो कि ये होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपके π/2 के इक्वल होता है। सो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम साइन को उधर भेज देते हैं। सो ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब साइन इनवर्स 1 मतलब साइन थीटा 1 वैल्यू किस पे देता है? जब साइन 90 पे होता है। तो साइन 91 यानी कि जो साइन इनवर्स 1 है इसकी वैल्यू π/2 के इक्वल होगी। सो उसको मैं रीराइट करूंगा। सो ये आएगा साइन इनवर्स 1 हाफ प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो π/2 के इक्वल आ गया। अब ये वाली जो मैंने चीज लिखी है और ये वाली आइडेंटिटी, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू किसके आनी चाहिए? हाफ। x की वैल्यू हाफ होगी। बस सिंपल, कुछ भी नहीं करा हमने। बेसिक चीजें हैं ये, मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप में हर चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये चीज मैं पेपर दे रहा हूँ तो ये चीज मैं इसके लिए मैं पेन शायद ना भी उठाऊं, क्योंकि मेरे को ये चीजें इतनी बार करी हुई है कि प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है। सो आपको भी ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस इतनी करिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो पेन भी ना उठाने की जरूरत पड़े। ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 द वैल्यू ऑफ x इफ, हमें ये दोबारा मैट्रिक्स है तो आपको इसके में स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए, ये वाले ब्रैकेट्स इसमें नहीं चलते। सो ये सारे ड्यू के एक्चुअल जो पेपर है मैंने वहां से क्वेश्चन उठाए, तो वहां पे भी ये गलती थी। आपके पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। सो आपको जो भी पेपर में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन हो राइट क्वेश्चन हो, हमेशा एक्सपेक्ट करिए कि रॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। इसमें आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी मैच नहीं करेगी, जो कि उन्होंने राइट आंसर 3 दे रखा। देख लेते हैं, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को 9 पुट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है क्योंकि लास्ट ईयर जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आंसर की आई थी, सो आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स से बताया था मेरे को कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। सो क्वेश्चन देखते ही मेरे को एकदम याद आ गया कि ये वाला क्वेश्चन गलत था, क्योंकि आपके मैट्रिक्स ऐसे था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन आंसर उन्होंने गलत दे रखा। सो x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। सो ये आएगा 2z प्लस x प्लस वाई आपका 12 आ जाएगा। 5 और 7 इनमें प्लस कर देंगे, सो इनको माइनस करेंगे तो z की वैल्यू 3 आएगी, और इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू फिर 4 आएगी। सो x की वैल्यू निकल कर 2 आ रही है, लेकिन राइट आंसर इन लोगों ने 3 दे रखा अपनी आंसर की। सो इस लास्ट ईयर क्या होता है, जिन जिन क्वेश्चंस में गलत हुए थे तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको सबको उनके नंबर मिलते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, जो नहीं भी करते, या तो सबको उसके नंबर मिलेंगे, या फिर सबके वो क्वेश्चन ही रूल आउट हो जाएगा। यानी कि पेपर अगर पहले आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इवैल्यूएट हो रहा था, सो पेपर सबके लिए 99 क्वेश्चंस के लिए बने, मतलब इवैल्यूएट होगा। टोटल मार्क्स मतलब 396 के लिए पेपर बनेगा आपको, 396 में से कट ऑफ निकलेगी, हाईएस्ट मार्क्स 396 हो सकते हैं, सो ऑन। सो ये चीजें होती है। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था आपका लास्ट ईयर 2018 में रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Find the value of k if the area of the triangle is 12 square units with vertices 0, 0, k, 0 and 4, 3. अब ऑप्शंस पे जाएंगे, सो अगर ऑप्शंस पे जाएंगे तो k, 0 में k की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती गाइस। क्यों? क्योंकि अगर दो k भी 0 हो गया तो दो वर्टिसेस सेम हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, तो इससे ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। सो 0 तो हो नहीं सकता, 986 में से ही आंसर होगा। अब अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना भी लोगे तो ये 0, 0 है और ऑप्शन में आपका 986 है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे लाई करेगी k, 0। उसके अलावा 4, 3 को कहीं भी ले लो, 4, 3 अगर यहाँ पे बनेगा तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका। ठीक है, 4, 3 बन रहा है। इसका एरिया मुझे 12 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये वाले पॉइंट की हाइट कितनी होगी, जो कि 4, 3 से मिलेगी मुझे। ठीक है, 4, 3 मुझे बताएगा इसकी हाइट कितनी होगी इस पूरे ट्राइंगल की। ये वाली लेंथ क्या देगी मुझे? y कोऑर्डिनेट कितना है, जो कि है 3। ठीक है, ये यहाँ पे 3, 0, 3 के पॉइंट्स के उसमें इक्वल पे आएगा। सो ये वाली लेंथ 3 होगी। सो हाइट मेरी 3 होगी, हाफ इंटू 3, और बेस मेरा कितना है 0 से लेके k तक इंटू k इज इक्वल टू 12। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका 4, k की वैल्यू 8 आ गई। सिंपल। कुछ भी था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतना इजी पेपर मतलब क्यों, वाई? मतलब कंपटीशन भी तो कंपटीशन भी रखना चाहिए थोड़ा। इतना इजी पेपर आ जाएगा तो तभी तो कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। 54 है, a bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls drawn is blue? ठीक है, सो दो रेड है, 3 ग्रीन और 2 ब्लू। सो नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, यानी कि नॉन ब्लू बॉल्स कौन सी है? 3 + 2 5। सो पहली जो दो बॉल्स हैं वो 5 से 2 में से आए, और टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं? टोटल हमारी 7 बॉल्स हैं, 3 + 2 + 2। सो टोटल हमारी 7 में से कोई भी दो बॉल आ जाए। और हमें डिजायरेबल केस क्या है कि ब्लू नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 + 3, 2 रेड और 3 ग्रीन में से आनी चाहिए। सो इसको कर लेंगे, 5 से 2 आपका 10 होता है, और 7 से 2 आपका होता है 7 × 6 42.2 21। तो 10/21 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप एक एक करके बॉल्स, अगर पहले एक बॉल उठाई आपने, एक बॉल उठाई तो नॉन ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल बॉल्स है हमारे पास नॉन ब्लू 5, टोटल नॉन ब्लू बॉल्स है 5 और टोटल बॉल्स है 7। सो ये तो पहली नॉन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरी नॉन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है कि 4 बॉल्स बची हैं और टोटल 6 बॉल्स हैं, 4 नॉन ब्लू है और टोटल 6 है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/3, इसमें भी 10/21 है। ठीक है, दोनों तरीके, जो भी तरीका अच्छा लगे उससे करो। मैं पर्सनली ये वाला तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि परम्यूटेशन पीएनसी में कभी बार सोचना पड़ जाता है कि कौन सी छोड़नी कौन सी लेनी है। मेरे को पर्सनली ये वाला तरीका अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD is a parallelogram if the coordinates of A, B and C are 4, 6, 2, 8 and 0, -4. What is the coordinate of D? So बेस्ट तरीका क्या होता है? आप डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालिए, उससे उससे बहुत इजी हो जाएगा। आपको कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये आपका पैरेललोग्राम है। ये पॉइंट 4, 6 दे रखा है आपको, ये पॉइंट आपको 2, 8 दे रखा है, और ये वाला पॉइंट आपको 0, -4 दे रखा है। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लीजिए x, y है। अब ये जो मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ, दोनों के डायगोनल्स ज्वाइन करता हूँ, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा। ठीक है, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर ए और सी के मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिल जाएंगे। फिर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करके एक्स वाई निकाल लेंगे। सो अगर ये पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ, ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? इसको ए और सी का मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। सो ई के मिड पॉइंट्स होंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 4 + 0/2 और यहाँ पे 6 - 4/2। सो ई के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2, 1। सो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1। और इसके अलावा अब
अब बी डी का मिड पॉइंट ई है, यानी कि अगर मैं इसमें अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाऊं, सो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के। सिमिलरली 8 प्लस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। सो बस दोनों को निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस वाई इक्वल टू 2, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, -6 आ जाएगी। सो कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे 2, -6 डी के। ठीक है, विच इज द आंसर 2, -6 ऑप्शन 2। ठीक है, इजी क्वेश्चंस 2018 में भी मतलब पेपर में कोई दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। So this question says the angle between the planes x minus 2 y plus 2z is equal to 9, 2x plus y is equal to z is equal to 7. So इसके आपको पता है एंगल बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए दो प्लेन्स जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन मान लीजिए। और ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन देख लेते हैं, वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। सो उनका जो बीच का एंगल होता है वो थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और ये आपका मॉडुलस में होता है पूरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपका होता है सबके, जैसे पहले वाले प्लेन में सबके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और फिर रूट में मल्टीप्लाई होगा इसका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो कॉस थीटा में a1 इंटू ए टू, इसका a1 इंटू ए टू ये 1 है, यहाँ पे -1 पुट कर लीजिए, बाकी यहाँ पे भी 1 पुट कर लीजिए, ये भी 1 पुट कर लीजिए। सो ये a1 हो गया, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, c1 हो गया, ये a2, ये b2, ये c2, 1। सो कॉस थीटा में a1 a2 करें, सो a1 a2 मतलब 1 इंटू 2 2 आ गया, प्लस b1 इंटू b2 करें, सो -1 इंटू 1 -1 आ गया, फिर c1 इंटू c2 करेंगे, सो ये 2 इंटू 1 2 आ गया, और हमारे डिनोमिनेटर में देखें सो सबका 1 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट में आपका आएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 3, 4 - 1 3, और डिनोमिनेटर में बनेगा 4 प्लस 1 प्लस 1 √6 इंटू √6, ये वाली भी √6 देगा, ये भी √6 देगा, तो 6 बन जाएगा, हाफ आ जाएगा। सो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 1/2। सो थीटा कौन सी वैल्यू पे हाफ देता है आपको, थीटा जब आपका 60 डिग्री होता है, सो आपकी वैल्यू हाफ आती है। सो इसका मीनिंग है एंगल बिटवीन द प्लेन्स होगा 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5, 12 फ्रॉम x एक्सिस इज। मिनिमम डिस्टेंस आपको जहां भी बोला जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस वो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर मैं 3 एक्सिस की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, ये x है, ये y है, और ये हमारा z एक्सिस है। 3D प्लेन की अगर हम बात करें, सो इसमें 3, -5, 12 फ्रॉम x एक्सिस। अब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0, 0। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, अगर हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स x, 0, 0 होंगे। और ये वाला जो पॉइंट है 3, -5, 12, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए P कर लेते हैं, और ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं A। सो हमें AP डिस्टेंस निकालना है, A का P से डिस्टेंस क्या होगा। अब मैं जब इसको परपेंडिकुलर P पॉइंट से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 3 है। ठीक है, अगर मैं 3, -5, 12 को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये 3, 0, 0 पे ही ड्रॉप होगा।
सो ये इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। सो मुझे डिस्टेंस किन के बीच में फाइंड करना है, 3, -5, 12 और 3, 0, 0। इनके बीच में मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बात सबको समझ आई है ना। अगर मैं P से एक यहाँ P से x एक्सिस की तरफ ड्रॉप करूंगा, कोई भी P से x एक्सिस की तरफ ड्रॉ करूंगा तो वो A पे मिलेगा, और A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, 0, 0 होंगे, क्योंकि P का जो x कोऑर्डिनेट है 3, वही आपका जब ड्रॉप करेगा परपेंडिकुलर, वही आपका x एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सो अगर मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पर आपका क्वेश्चन में ये आपका P और A के बीच में लगाएंगे, सो ये बनेगा 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका 12 - 0 का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा आपका √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये आपको पता है क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसकी वैल्यू होती है 13। सो उनका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा पॉइंट इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस से, वो होगा 13 यूनिट्स। So let's move to the next question, and this is the last question. So this question says, on a railway line there are 20 stops. Ticket is needed to travel between any 2 stops. How many different tickets can be paid to cater to all the travel possibilities? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 20 स्टॉप्स में से कोई भी 2 स्टॉप्स चुनने हैं। सो वो कैसे हम चुनते हैं, 20C2। ठीक है, कोई भी दो हमें लिखा है ना कि टिकट चाहिए किन्हीं भी 2 स्टॉप्स के बीच में। सो 20C2 से हमें कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगे कि इतनी टिकट्स हमें चाहिए। लेकिन 20C2 इज नॉट द कंप्लीट आंसर। अब हमें जो टिकट चाहिए वो बोथ वेज की चाहिए, बोथ वेज की चाहिए, यानी कि अगर मैं A to B की बात कर रहा हूँ तो मुझे 2 टिकट्स चाहिए ना, एक टिकट A से B के लिए और एक टिकट B to A के लिए। सिमिलरली अगर मैं A to C की कर रहा हूँ तो मुझे बोथ वेज की चाहिए टिकट्स। सो जो मेरे 20C2 है ये तो मेरे सिर्फ कॉम्बिनेशन बता रहा है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में मुझे 2 टिकट्स चाहिए। सो फाइनल आंसर जो मेरा होगा वो होगा 20C2 into 2, यानी कि इसको फर्दर आंसर क्या होगा, 20 into 19/2 into 2। सो आंसर होगा मेरा 380। सो 380 टिकट्स टोटल हमें चाहिए पूरी रेलवे लाइन को केटर करने के लिए। सो विद दिस गाइस हमारे ड्यू जेट 2018 के शिफ्ट फन के सारे क्यूए के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।